नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में। आज मैं आप लोगों के लिए TGT SST के और PYQ लेकर आई हूँ, जिसकी डेट है 6/9/2021 पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? कौन सी है गर्म महासागरीय धारा? पेरू धारा या एल नीनो धारा? तो ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी एल नीनो धारा है जो वो गर्म महासागरीय धारा है। जो पेरू धारा है इसको क्या कहते हैं? हम बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। क्या है? ठंडी महासागरीय धारा। ये जो महासागरीय धारा है वे दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। और जो एल नीनो है वो गर्म महासागरीय धारा है और इसे विपरीत धारा, काउंटर करंट भी कहते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है हवा के तापमान के परिवर्तन को? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदोष हास्य दर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडबेटिक लैप्स रेट। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, पृथ्वी के भीतर निचले मेटल तथा बाहरी कोट के बीच प्रस्तुत असांतत्य को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुटनबर्ग असांतत्य। देखिए, पृथ्वी के निचले मेटल और बाहरी कोट के बीच जो असांतत्य होता है उसको क्या कहते हैं? गुटनबर्ग असांतत्य। पृथ्वी को ना 3 संरचनाओं में विभाजित किया हुआ है दोस्तों। एक होता है क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट आता है, ठीक है, फिर आता है मेटल, फिर आता है कोट। ये सबसे पहली लेयर होती है, ये बीच वाली होती है और ये सबसे एंड में जाके होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए निचली मेटल और बाहरी कोट, इनके जो मध्य जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? गुटनबर्ग असांतत्य। एक और बताती हूँ, रिपेटी असांतत्य ऊपरी मेटल और निचली मेटल इन दोनों के मध्य होती है। ठीक है। और गुटनबर्ग आपको भी बताया मैंने, निचली मेटल और बाहरी कोट के बीच में होती है। मोहरोविक भी बता देती हूँ दोस्तों, ये होती है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल। ये लास्ट रह गया लेहमैन असांतत्य, ये होती है बाहरी और आंतरिक कोट। आंतरिक कोट के मध्य में होती है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम आकार की होती है? कौन सी आग्नेय चट्टान है जो मशरूम प्रकार की होती है? पहले बताती हूँ आग्नेय चट्टान कैसे बनती है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तरल जो मैग्मा होता है ना और लावा, उनके जमने से बनती है। ठीक है। और ये ऐसी जो आग्नेय चट्टानें होती है जो मशरूम का आकार लेती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, लैकोलिथ। ये इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं जो मशरूम के आकार की जैसे होती है, मशरूम का शेप की होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। सभी को पता होगा इसका आंसर। नाइट्रोजन कितने परसेंट है वायुमंडल में हमारे? 78.8%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत है, एक महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो कथन है वो सही है वो बताना है। 1, यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। और सेकंड, सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूविज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 2। सिद्धांत का क्या मुख्य उद्देश्य था? कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में
प्रमुख जो जलवायु है उनका जो परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या करने पर फोकस था। ये जो वैगनर हैं वो जलवायु शास्त्री थे, ठीक है ना, जलवायु शास्त्री थे। इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के जो भी बहुत सारे जियोलॉजिकल जो हिस्ट्रीज को देखना, समझना, उनके जो चेंजेस होना उनको व्याख्या करना, उनका एक्सप्लेनेशन करना। क्वेश्चन नंबर 7, डैश पहली क्रांति है जो समाजवाद आदर्शों पर आधारित थी। कौन सी क्रांति है पहली जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? तो ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रूसी क्रांति। जो 1917 में रूसी क्रांति 20वीं सदी की विश्व के इतिहास की एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें विश्व में जो वर्ल्ड है उसके जो विश्व में क्या प्लेस किया कि मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। रूसी क्रांति ने मजदूरों और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की थी। ये एक समाजवादी आदर्शों पर आधारित वाली क्रांति। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए। तो किसके साथ साइन किए थे बोल्शेविक सरकार ने 1918 में? तो ऑप्शन आएगा हमारा ए, जर्मनी के साथ साइन किया था ताकि वो युद्ध से बाहर हो जाए। इस संधि में जर्मनी ने भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया था जैसे वर्साई की संधि के टाइम पर जर्मनी के साथ हुआ था, वैसा ही जर्मनी ने इस वाली संधि में बेल्शेविक यानी रूस सरकार के साथ बिहेव किया था। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन आएगा सी, हेनरी डी सेंट साइमन। इन्होंने निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सही है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो गठबंधन हुए थे 2 गुटों में, तो ऐसा कौन, ये 2 गुट क्या बिल्कुल सही है? देखते हैं। फर्स्ट, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए। ओके, जर्मनी, इटली और जापान। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ये दोनों गुट थे। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 टू 1945 के बीच में होने वाला एक सशस्त्र बहुत बड़े लेवल पे युद्ध हुआ था। और ये गुट क्या थे? ये जर्मनी, इटली, जापान क्या थी? धुरी शक्ति थी, इनको धुरी शक्ति कहा गया। और दूसरी ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ या यूएसए है, इसको क्या कहा गया था दोस्तों? इसको कहा गया था मित्र राष्ट्र। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डीकैंपिंग कॉर्पा के रूप में वर्णित किया गया? दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फैसिस्टवाद। ठीक है, ये जो फैसिस्टवाद है इसमें जो फांसीवाद है, इस जो वर्ड की जो भी ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ? इटालियन भाषा के फैसियो से। और ये जो फैसिस्टवाद होते हैं वो कैसी सोच रखते हैं दोस्तों? वो रखते हैं निरंकुशवाद टाइप्स, उग्र राष्ट्रवाद रहते हैं उनकी मेंटालिटी उग्र राष्ट्रवाद रहती है। युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद कि सब पे अपना ही राज है, पूंजीवाद का भी समर्थन करते थे। उनको कोई मतलब नहीं था लोकतंत्र से, सामान्यवाद से, व्यक्तिवाद से, उदारवाद से। ये अपोजिट लोग थे इनके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अनुच्छेद है जिससे रिलेटेड है उच्च जीवन स्तर? तो ऑप्शन नंबर आएगा बी, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के अनुसार समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान करना इस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्री भृंगु, बैरियर द्वीप। तो आंसर इज डी, सिर्फ समुद्री भृंगु कहा जाता है
जो समुद्री जल के ऊपर उठे होते हैं ना, जो ऊर्ध्वाधर शैलें, तो उनको यही कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फांसीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह उदारवाद लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाज विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन था। सेकंड, फांसीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप को पूरा समर्थन किया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया फांसीवाद के बारे में कि क्या होते हैं फांसीवाद। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट में कीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका आंसर है बी, केवल 1। अभी बताया कि उदारवाद लोकतंत्र समाजवादी विचारधारा के ये ऑपोजिट यानी अस्वीकृति दिखाते थे ये लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 14 सूत्री कार्यक्रम डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आंसर है ए, वुडरो विल्सन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इन्होंने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि 14 सूत्रों में एक सूत्र में कहा कि जो छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाए। और दोस्तों, ये जो 14 सूत्री कार्यक्रम था, इसी के आधार पर जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? आंसर इज जॉन लॉक। इनका मानना था कि जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए या चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? तो आंसर आएगा सी, एंटीक्लिनल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, एंटीक्लिनल एक्सिस क्या है? क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से सूर्य ताप को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, दिन की अवधि या सूर्य कलंक? तो दोस्तों आंसर इज 1। ये तीनों ही कारक हैं, सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, दिन की अवधि और सूर्य कलंक, सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और एक और भी है, फोर्थ कह सकते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 19। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को? तो आंसर इज टाइफू। टाइफू कहा जाता है। ये चक्रवात होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? निम्न दाब के केंद्र, ये निम्न दाब के केंद्र के कारण समान चक्रवात होते हैं। वायुदाब केंद्र की परिधि की ओर बढ़ता है। इसके अंदर क्या होता है, जो वायुदाब होता है वो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है ना, इस वजह से होता है। और दोस्तों, अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे क्या कहते हैं इस बातों को? हरिकेन। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, बिना बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट के साथ आज हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत डैश में हुई थी। ये कार्रवाई कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1947 में शुरू हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पे कार्रवाई की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और दोस्तों, स्विस लीग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ने ब्रुनन में पर्यावरण के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। उसके बाद 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। सो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन यही एंड होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।